नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान और शासन प्रणाली की उन गहराइयों में उतर रहे हैं जिनकी जड़ें ब्रिटिश शासन के लंबे दौर में फैली हुई हैं। हाँ, बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे एक व्यापार करने आई कंपनी धीरे धीरे हुकूमत करने लगी और उसके बनाए कानून कैसे आजाद भारत के संविधान की बुनियाद का हिस्सा बन गए। हाँ, और इस पूरी पड़ताल के लिए हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि .pdf दस्तावेज के कुछ अंशों को देख रहे हैं। जी। हमारा मकसद यही है कि ब्रिटिश काल के उन खास अधिनियमों और घटनाओं को समझें हाँ, जिन्होंने भारत में सरकार और प्रशासन के ढांचे की नींव रखी और हमारे संविधान पर कह सकते हैं अपनी छाप छोड़ी। ये कहानी है भी बड़ी दिलचस्प। शुरू होती है 1600 में, जी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारी के तौर पर भारत आई थी। लेकिन देखिए, लगभग 1500 साल बाद 1765 तक हाँ। बात सिर्फ व्यापार की नहीं रही। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए। हाँ, यानी टैक्स वसूलने और सिविल मामलों में न्याय करने का हक। बिल्कुल। यहीं से वो एक क्षेत्रीय ताकत बनने लगी। सही का। और फिर 1857 का वो बड़ा मोड़ आया, जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। जी। इसके फौरन बाद 1858 में सत्ता कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटिश दाज यानी ब्रिटिश सरकार के पास चली गई। और ये सिलसिला चला 15 अगस्त 1947 तक। जी हाँ, आजादी तक। आजादी के बाद अपने देश को चलाने के लिए एक संविधान चाहिए था। एम.एन. रॉय ने 1934 में इसका ख्याल पेश किया था। हाँ, ये विचार उन्होंने दिया था। इसी आधार पर 1946 में संविधान सभा बनी और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। पर सोचने वाली बात यह है कि हमारे संविधान की कई व्यवस्थाएं वो सीधे सीधे ब्रिटिश काल के तजुर्बों और कानूनों से निकली हैं। बिल्कुल, उनकी छाप दिखती है। तो चलिए इस सफर को कदम दर कदम समझते हैं। शुरुआत करते हैं कंपनी के शासनकाल से। हाँ, कंपनी रूल से। कंपनी का शासन मोटे तौर पर कहें तो 1773 से 1858 तक, ये इस विकास यात्रा का पहला अहम चरण था। और इसकी शुरुआत हुई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। जी, ये पहला बड़ा कदम था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्या ये सिर्फ कंपनी पर नकेल कसने की कोशिश थी? नकेल कसने की कोशिश तो थी ही, क्योंकि कंपनी के अधिकारी कह सकते हैं बेलगाम हो रहे थे। अच्छा। लेकिन इसका महत्व इससे कहीं ज्यादा है। ये पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कामों को, खासकर उसके राजनीतिक और प्रशासनिक कामों को नियंत्रित करने की कोशिश की और उन्हें मान्यता भी दी। सबसे बड़ी बात, इसने भारत में एक केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली, जिसकी झलक हमें बाद तक देखने को मिलती है। अच्छा, तो इसमें मुख्य बदलाव क्या थे जिन्होंने ये नींव डाली? देखिए, सबसे पहले तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले बने थे। जी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और उनकी मदद के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद भी बनी। अच्छा, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज, जो पहले आजाद थीं, उन्हें बंगाल के अधीन कर दिया गया। तो ये केंद्रीकरण की तरफ पहला कदम था। हाँ, बिल्कुल। ये केंद्रीकरण की दिशा में पहला इशारा था। साथ ही कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। जी। और हाँ, कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार और रिश्वतखोरी पर रोक लगा दी गई। कंपनी की गवर्निंग बॉडी, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहलाती थी, उनके लिए ये जरूरी हो गया कि वो भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को दें। तो नियंत्रण थोड़ा बढ़ा, लेकिन शायद ये काफी नहीं था। इसीलिए अगला एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। हाँ, बिल्कुल। 1773 के एक्ट की जो कमियां थीं, उन्हें दूर करने के लिए ही 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। इसमें क्या खास था? इसने एक बहुत बड़ा बदलाव किया। कंपनी के जो व्यापारिक काम थे और जो राजनीतिक काम थे, उनको बिल्कुल अलग कर दिया। अच्छा, कैसे? आया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जी, यहीं से द्वैध शासन यानी दोहरी सरकार की व्यवस्था शुरू हुई। मतलब कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का शिकंजा और कस गया। हाँ, कह सकते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जरिए ब्रिटिश सरकार का कंपनी के प्रशासन पर सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। अच्छा। इस एक्ट की 2 बातें बहुत अहम हैं। पहली बार, कंपनी के जो भारतीय इलाके थे, उन्हें आधिकारिक तौर पर भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। जी। और दूसरी, कंपनी के मामलों और प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च नियंत्रण स्थापित हो गया। अब कंपनी महज एक व्यापारिक इकाई नहीं रही, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का एक औजार बन चुकी थी।
इसके बाद तो चार्टर एक्ट्स का सिलसिला चला। 1833 का चार्टर एक्ट भी काफी अहम माना जाता है, खासकर केंद्रीकरण के लिहाज से। हाँ, चार्टर एक्ट 1833 ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की कोशिशों का कह सकते हैं चरम बिंदु था। अच्छा, कैसे? इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। पूरे भारत का? जी। हाँ। और सारी नागरिक और सैन्य शक्तियां उसी में निहित कर दी। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले भारत के गवर्नर जनरल बने। हाँ। ये पहली बार था जब पूरे ब्रिटिश भारत के लिए एक सरकार बनी जिसका अधिकार क्षेत्र बहुत बड़ा था। बॉम्बे और मद्रास की सरकारों से कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई। और कंपनी की भूमिका में क्या बदलाव आया? वो तो एक व्यापारिक कंपनी थी। हाँ, तो इस एक्ट ने कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह खत्म कर दी। बिल्कुल खत्म। जी। अब वो सिर्फ एक प्रशासनिक इकाई रह गई जो ब्रिटिश क्राउन की ओर से भारत का शासन चला रही थी। अच्छा। एक कोशिश सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू करने की भी हुई थी इसमें। हाँ, सुना है। जिसमें भारतीयों को भी शामिल करने की बात थी, लेकिन कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने विरोध किया तो वो उस वक्त लागू नहीं हो सका। ये दिलचस्प है कि खुली प्रतियोगिता का विचार तब आया पर लागू नहीं हो पाया। फिर आया कंपनी राज का आखिरी बड़ा एक्ट, चार्टर एक्ट 1853। इसमें क्या खास था? 1853 का एक्ट कई मायनों में अहम था। सबसे बड़ी बात, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के जो विधायी यानी कानून बनाने वाले काम थे और जो कार्यकारी यानी प्रशासन चलाने वाले काम थे उनको अलग अलग किया। अच्छा, सेपरेशन ऑफ पावर्स जैसा कुछ? हाँ, एक तरह से। परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए जिन्हें विधायी पार्षद कहा गया। लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। जी। इससे एक तरह से अलग भारतीय केंद्रीय विधान परिषद बनी जो एक छोटी संसद की तरह काम करती थी। मिनी पार्लियामेंट। हाँ, कानून बनाने को सरकार का एक अलग और खास काम माना जाने लगा। अच्छा, तो यहीं से विधायिका की एक अलग पहचान बननी शुरू हुई। और सिविल सेवाओं वाला मामला जो 1833 में अटक गया था। हाँ, कानून बनाना अब सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं रहा बल्कि एक व्यवस्थित प्रक्रिया बन गया। और सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता, हाँ, जो 1833 में नहीं हो पाई थी, वो 1853 के एक्ट से शुरू हो गई। अच्छा, तो लागू हो गई इस बार। जी। और ये सेवा भारतीयों के लिए भी खोल दी गई। इसी सिलसिले में 1854 में मैकाले समिति बनी थी। मैकाले समिति, हाँ। एक और अहम बात, इस एक्ट ने कंपनी का शासन तो बढ़ाया लेकिन कोई समय सीमा नहीं बताई। मतलब ये एक इशारा था कि कंपनी का राज कभी भी खत्म हो सकता है। साथ ही केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व भी शुरू हुआ। वो कैसे? वो जो 6 नए सदस्य थे उनमें से 4 सदस्य प्रांतीय सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से। अच्छा, लोकल रिप्रेजेंटेशन। जी। तो ये था कंपनी शासन का दौर। इसमें धीरे धीरे प्रशासन का केंद्रीकरण हुआ, कानून बनाने की प्रक्रिया विकसित हुई और सिविल सेवाओं की नींव पड़ी। लेकिन फिर 1857 के विद्रोह ने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब कंपनी के भरोसे भारत को नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए 1858 में भारत सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया गया। इसे भारत के बेहतर शासन के लिए अधिनियम भी कहा गया। एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया और भारत का शासन, क्षेत्र और राजस्व सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथों में चला गया। तो सत्ता का सीधा हस्तांतरण। प्रशासनिक ढांचे में क्या बड़े बदलाव हुए? सबसे बड़ा बदलाव तो यही था कि गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया। वाइसरॉय सीधे ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि होता था। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय बने। हाँ, पिट्स इंडिया एक्ट वाली जो द्वैत शासन प्रणाली थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाली, हाँ, वो खत्म कर दी गई। उसकी जगह एक नया पद बनाया गया, भारत के राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। हाँ, ये लंदन में बैठते थे। जी। ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह था। भारत के प्रशासन पर सारा नियंत्रण उसी का था। अच्छा। उसकी मदद के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद यानी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई जो एक सलाहकार निकाय थी। लेकिन क्या इससे भारत में जमीनी हकीकत बदली? मतलब शासन का तरीका बदला क्या? नहीं, ये जानना जरूरी है। 1858 का एक्ट मुख्य रूप से प्रशासनिक मशीनरी में बदलाव था जिसका नियंत्रण लंदन में था। अच्छा। इसने भारत में जो चल रही शासन व्यवस्था थी उसमें कोई बड़ा या ठोस बदलाव नहीं किया। नियंत्रण का केंद्र बदल गया पर ढांचा काफी हद तक वैसा ही रहा। यानी असली बदलाव या कहें भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत
वो शायद बाद के अधिनियमों से हुई, जैसे कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1892 और 1909। आपने सही पकड़ा। 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हुआ कि भारतीयों के सहयोग के बिना इतने बड़े देश पर शासन करना मुश्किल है। इसी सोच के तहत सहयोग की नीति अपनाई गई और ये परिषद अधिनियम लाए गए। 1861 का अधिनियम इस लिहाज से एक अहम मोड़ था। 1861 के एक्ट ने ऐसा क्या किया जिसे हम सहयोग की शुरुआत कह सकते हैं? इसने पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत की। अच्छा, कैसे? वाइसरॉय को अधिकार दिया गया कि वो अपनी विधान परिषद में कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित कर सके, नॉमिनेट कर सके। जी, जैसे 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को नामित किया था। ये तो सांकेतिक ही रहा होगा। हाँ, सांकेतिक ही सही, पर एक शुरुआत थी। साथ ही इसने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को फिर से कानून बनाने की शक्ति देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की। अच्छा, मतलब जो 1773 में शक्तियां ली थीं, वो कुछ वापस दी। हाँ, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से केंद्रीकरण की प्रवृत्ति शुरू हुई थी, उसको इसने थोड़ा उलट दिया। और इसी एक्ट ने शायद विभागों के बंटवारे वाली व्यवस्था को भी मान्यता दी, पोर्टफोलियो सिस्टम। हाँ बिल्कुल, लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में जो पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की थी, हाँ। जिसमें वाइसराय की परिषद के हर सदस्य को एक या ज्यादा विभागों का जिम्मा दिया जाता था, उसे इस एक्ट ने मान्यता दी। ये आज की कैबिनेट प्रणाली का एक कह सकते हैं शुरुआती रूप था। अच्छा। इसके अलावा वाइसराय को आपातकाल में बिना विधान परिषद की सहमति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। ऑर्डिनेंस। जी, ऑर्डिनेंस, जो 6 महीने तक लागू रह सकता था। इसके बाद 1892 का अधिनियम आया। इसमें क्या प्रगति हुई? 1892 के एक्ट ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई। और बढ़ाई? हाँ, लेकिन सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा। परिषदों के काम करने का दायरा थोड़ा बढ़ाया गया। अब वो बजट पर बहस कर सकते थे और कार्यपालिका से सवाल पूछ सकते थे। अच्छा, सवाल पूछ सकते थे। जी। दिलचस्प ये बात यह है कि इसमें कुछ गैर सरकारी सीटों को भरने के लिए चुनाव का एक सीमित और अप्रत्यक्ष तरीका अपनाया गया। चुनाव? हाँ, लेकिन चुनाव शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था एक्ट में। इसे कुछ निकायों की सिफारिश पर नामांकन कहा गया था। अच्छा, मतलब घुमा फिरा के। हाँ, कह सकते हैं। यानी चुनाव की आहट सुनाई देने लगी थी, भले ही नाम न लिया गया हो। फिर आया 1909 का अधिनियम, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ये तो काफी विवादास्पद भी रहा है। हाँ बिल्कुल। लॉर्ड मॉर्ले उस वक्त भारत सचिव थे और लॉर्ड मिंटो वाइसराय। इस एक्ट ने विधान परिषदों का आकार काफी बढ़ाया, खासकर केंद्रीय विधान परिषद का। कितना? 16 से 60 सदस्य कर दिए गए। ओ, काफी ज्यादा। हाँ, केंद्रीय परिषद में तो सरकारी बहुमत रहा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की इजाजत दे दी गई। अच्छा, प्रांतों में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। जी। सदस्यों को अब पूरक प्रश्न पूछने और बजट पर प्रस्ताव लाने जैसे अधिकार भी मिल गए। और भारतीयों की भागीदारी का क्या वो सिर्फ विधान परिषदों तक सीमित रही या एग्जीक्यूटिव में भी जगह मिली? नहीं, एक बड़ा कदम ये था कि पहली बार भारतीयों को वाइसरॉय और गवर्नरों की कार्यकारी परिषदों यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में जगह मिली। अच्छा, कौन थे पहले भारतीय? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, वो वाइसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बले। उन्हें विधि सदस्य यानी लॉ मेंबर बनाया गया था। ये तो महत्वपूर्ण पड़ाव था। जी बिल्कुल। लेकिन इस एक्ट की सबसे ज्यादा आलोचना पृथक निर्वाचक मंडल को लेकर होती है। वो क्या था और उसका क्या असर हुआ? बिल्कुल, यही इस एक्ट का सबसे विवादास्पद और कह सकते हैं दूरगामी असर डालने वाला पहलू था। इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था शुरू की। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि मुस्लिम सदस्य का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। ओह! इस तरह इसने सांप्रदायिकता को कानूनी जामा पहना दिया और एक तरह से भारत के समाज को बांटने का काम किया। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक कहा जाने लगा। ये व्यवस्था बाद में औरों के लिए भी बढ़ाई गई? हाँ, बाद में सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय लोगों के लिए भी इसे बढ़ाया गया। तो ये अलगाववाद के बीज बोने जैसा था। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 आया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। क्या ये पिछले एक्ट की कमियों को दूर करने या भारतीयों को और अधिकार देने के लिए था? इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी अलग थी।
20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि उनका लक्ष्य भारत में धीरे धीरे एक जिम्मेदार सरकार यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित करना है। अच्छा। 1919 का एक्ट जो 1921 में लागू हुआ वो उसी घोषणा का नतीजा था। मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाइसराय। जिम्मेदार सरकार, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या वाकई ऐसा हुआ? इस एक्ट में क्या खास था? इसमें कई नई चीजें थीं। पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग किया गया। सब्जेक्ट्स को बांटा गया? जी, जिससे प्रांतों को अपने विषयों पर कानून बनाने का ज्यादा अधिकार मिला। लेकिन प्रांतों में एक अजीब व्यवस्था लागू की गई जिसे द्वैत शासन यानी डायरकी कहा गया। डायरकी, ये क्या था? प्रांतीय विषयों को दो हिस्सों में बांटा गया, आरक्षित यानी रिजर्व्ड और हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड। अच्छा। रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड, जी। ये द्वैत शासन काम कैसे करता था और क्या ये सफल रहा? देखिए, आरक्षित विषय जैसे वित्त, पुलिस, राजस्व, ये गवर्नर के पास उसकी कार्यकारिणी परिषद के जरिए रहते थे, जिसके लिए वो विधान परिषद के प्रति जवाबदेह नहीं था। अच्छा, तो हस्तांतरित विषय जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, ये भारतीय मंत्रियों को दिए गए जो विधान परिषद के प्रति जवाबदेह थे। तो कुछ जिम्मेदारी दी गई। हाँ, लेकिन असल दिक्कत ये थी कि बिना वित्त और प्रशासन पर पूरे नियंत्रण के मंत्री ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। हाँ, ये तो है। इसलिए तालमेल की कमी और अधिकारों के अधूरे बंटवारे की वजह से ये व्यवस्था ज्यादातर असफल रही। तो जिम्मेदार सरकार का वादा आधा अधूरा ही रहा। बिल्कुल। और क्या बड़े बदलाव हुए 1919 के एक्ट से? हाँ, कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हुई। पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था यानी बाइकामरलिज्म शुरू की गई। केंद्र में? जी, केंद्र में। विधान परिषद की जगह राज्य परिषद उच्च सदन और विधानसभा निम्न सदन बनाई गई। अच्छा, अपर हाउस और लोअर हाउस। बिल्कुल। और सबसे अहम प्रत्यक्ष चुनाव यानी डायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत हुई। डायरेक्ट इलेक्शंस। हाँ, हालांकि वोट देने का अधिकार बहुत सीमित था। संपत्ति, टैक्स या शिक्षा के आधार पर कुछ ही लोगों को मिला था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई। 6 में से 3 भारतीय होना जरूरी कर दिया गया, कमांडर इन चीफ के अलावा। ठीक है। और वो जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत था उसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों तक बढ़ा दिया गया। उसे और फैला दिया। जी। इसके अलावा लंदन में भारत के लिए एक उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर का नया पद बनाया गया। हाई कमिश्नर? हाँ, एक लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसके तहत 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना, सेंट्रल पीएससी। जी। और पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। अच्छा, फाइनेंशियल डिवॉल्वमेंट भी? हाँ, एक्ट में यह भी कहा गया था कि 10 साल बाद इसकी समीक्षा के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। और वही आयोग था साइमन कमीशन, जो वक्त से पहले ही आ गया और जिसका भारी विरोध हुआ। ये अंग्रेज थे। हाँ, विरोध का मुख्य कारण यही था कि इसमें सारे सदस्य ब्रिटिश थे, कोई भारतीय नहीं था। इसे भारतीयों ने अपना अपमान समझा और जमकर विरोध किया। साइमन गो बैक के नारे लगे। कमीशन ने 1930 में रिपोर्ट दी जिसमें द्वैध शासन खत्म करने, प्रांतों में जिम्मेदार सरकार बढ़ाने, ब्रिटिश भारत और रियासतों का एक संघ बनाने और सांप्रदायिक निर्वाचन जारी रखने की सिफारिश की गई। इन सिफारिशों पर विचार के लिए ही गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में। जी हाँ, ब्रिटिश सरकार ने लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया ताकि इन प्रस्तावों पर भारतीय नेताओं से बात हो सके। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। हाँ, इन्हीं चर्चाओं और बाद में ब्रिटिश संसद की एक संयुक्त चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर अगला बड़ा कानून यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 तैयार हुआ। 1935 के एक्ट पर आने से पहले 1932 की एक और घटना का जिक्र आता है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट। हाँ, वो भी एक अहम कड़ी है। अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। इसमें क्या था? इसने न केवल मुसलमानों, सिखों वगैरह के लिए पृथक निर्वाचक मंडल जारी रखा, बल्कि इसे दलित वर्गों, उस समय डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था, उनके लिए भी बढ़ा दिया। मतलब दलितों के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स? जी। इस पर गांधी जी ने कड़ी आपत्ति जताई थी, है ना? हाँ, गांधी जी ने इसे हिंदू समाज को बांटने की कोशिश माना और इसके खिलाफ पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन? जी। आखिरकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और अन्य दलित नेताओं तथा कांग्रेस नेताओं के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। पूना पैक्ट? इसके तहत दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग छोड़ दी गई,
लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या काफी बढ़ा दी गई, जिनका चुनाव संयुक्त निर्वाचक मंडल यानी जॉइंट इलेक्टोरेट द्वारा होना था। अच्छा, तो सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं पर रिजर्व्ड सीटें मिली। जी, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत। चलिए अब आते हैं उस मील के पत्थर पर, भारत सरकार अधिनियम 1935। कहा जाता है कि हमारे संविधान का एक बड़ा हिस्सा इसी पर आधारित है। ये बात काफी हद तक सही है। 1935 का अधिनियम एक बहुत लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं इसमें। ओह, इसे भारत में पूरी तरह जिम्मेदार सरकार की दिशा में दूसरा बड़ा मील का पत्थर माना जाता है। पहला 1919 का एक्ट था। ठीक है। इसने एक अखिल भारतीय संघ यानी ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रस्ताव रखा। इसमें कौन शामिल होते? इसने ब्रिटिश भारत के प्रांत और रियासतें शामिल होनी थीं। शक्तियों को केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों में बांटा गया: संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। जी, और जो बची हुई शक्तियां थीं, रेजिडुअल पावर्स, वो वाइसराय को दी गईं। लेकिन ये संघ तो कभी बन नहीं पाया। हाँ, ये संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि रियासतें इसमें शामिल नहीं हुईं। अच्छा, संघ तो नहीं बना, लेकिन प्रांतों के स्तर पर क्या हुआ? क्या द्वैध शासन खत्म हुआ? हाँ, ये एक बड़ा बदलाव था। इसने प्रांतों से द्वैध शासन खत्म कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लागू की। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। जी, प्रांतों को अपने दायरे में स्वायत्त इकाइयों की तरह काम करने की आज़ादी मिली। प्रांतों में जिम्मेदार सरकारें बनी। मतलब गवर्नर को मंत्रियों की सलाह पर काम करना होता था और मंत्री विधानमंडल के प्रति जवाबदेह होते थे। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रांतों में। हाँ, ये व्यवस्था 1937 में शुरू हुई, लेकिन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफे के बाद खत्म हो गई। ज्यादा चली नहीं। यानी प्रांतीय स्तर पर जिम्मेदार सरकार का एक तजुर्बा मिला। केंद्र का क्या हुआ? दिलचस्प बात यह है कि केंद्र में द्वैध शासन लागू करने का प्रावधान था इसमें। केंद्र में भी डायरकी। हाँ, संघीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में बांटना था, लेकिन ये प्रावधान कभी लागू ही नहीं हो पाया। अच्छा। एक्ट ने 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था भी शुरू की। बाइकैमरलिज्म प्रांतों में भी। जी, और वो जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था उसे और आगे बढ़ाते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और मजदूरों के लिए भी अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। सेपरेट इलेक्टोरेट्स और बढ़ाए गए। जी, वोट देने का अधिकार भी बढ़ाया गया। अब लगभग 10% आबादी वोट दे सकती थी। 10%? हाँ, और भी कई महत्वपूर्ण चीजें थीं। 1858 में जो भारत परिषद बनी थी, काउंसिल ऑफ इंडिया, हाँ, उसे समाप्त कर दिया गया। देश की मुद्रा और साख को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना का प्रावधान किया गया। आरबीआई की स्थापना? जी, संघीय लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाने की व्यवस्था की गई। स्टेट पीएससी और जॉइंट पीएससी? बिल्कुल। और एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना का भी प्रावधान था, जो 1937 में दिल्ली में स्थापित हुआ। फेडरल कोर्ट? तो ये वाकई एक व्यापक अधिनियम था जिसने भावी भारत के प्रशासनिक और विधायी ढांचे की एक, कह सकते हैं, रूपरेखा तैयार कर दी थी। हाँ, काफी हद तक। और फिर अंत में आया वो अधिनियम जिसने ब्रिटिश राज का अंत किया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। बिल्कुल। इसकी भूमिका फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली की घोषणा से बनी। क्या घोषणा थी? कि अंग्रेज जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे, लेकिन मुस्लिम लीग विभाजन पर अड़ी हुई थी। हाँ। जून 1947 में ये साफ हो गया कि जो इलाके संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते, उन पर नया संविधान लागू नहीं होगा। फिर वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे मंजूर कर लिया। इसी योजना को अमल में लाने के लिए ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। इस आखिरी एक्ट ने क्या तय किया? इसने 15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा की और भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। आजादी? जी, भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान नाम के 2 स्वतंत्र डोमिनियन बनाए गए। डोमिनियन? हाँ, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ में रहने या उससे अलग होने की पूरी आज़ादी थी।
वाइसरॉय का पद खत्म कर दिया गया और दोनों डोमिनियन के लिए एक एक गवर्नर जनरल का प्रावधान किया गया। गवर्नर जनरल? हाँ, जिनकी नियुक्ति डोमिनियन कैबिनेट की सलाह पर ब्रिटिश क्राउन द्वारा की जानी थी। अच्छा। दोनों देशों की संविधान सभाओं को अपने अपने देश के लिए संविधान बनाने और किसी भी ब्रिटिश कानून को, यहाँ तक कि स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का पूरा अधिकार दिया गया। मतलब पूरी संप्रभुता? जी। जब तक नया संविधान नहीं बन जाता तब तक इन्हीं सभाओं को अपने अपने क्षेत्रों के लिए कानून बनाने का अधिकार था। और रियासतों का क्या हुआ? भारतीय रियासतों पर से ब्रिटिश क्राउन की सर्वोपरिता यानी पैरामाउंसी खत्म हो गई। रियासतों को छूट दी गई कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहें। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। शासन व्यवस्था कैसे चलनी थी नए संविधान बनने तक? तब तक के लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 को ही अंतरिम संविधान के तौर पर लागू रखने का प्रावधान किया गया। अच्छा, 1935 का एक्ट ही? हाँ, लेकिन दोनों डोमिनियन को उसमें जरूरी बदलाव करने का अधिकार दिया गया था। ब्रिटिश सम्राट का वीटो पावर खत्म हो गया। भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख यानी नाम मात्र के मुखिया बनाया गया, जिन्हें अपनी मंत्री परिषद की सलाह पर काम करना था। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स? जी। और इंग्लैंड के राजा के शाही खिताब से भारत का सम्राट हटा दिया गया। और इस तरह आखिरकार सत्ता का हस्तांतरण हुआ। हाँ, 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ और सत्ता भारत और पाकिस्तान दो नए स्वतंत्र राष्ट्रों को सौंप दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। हाँ। और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा ही स्वतंत्र भारत की पहली संसद बन गई। तो ये थी कंपनी के राज से आजादी तक की कहानी। हमने देखा कि कैसे प्रशासन का ढांचा धीरे धीरे बदला, कैसे केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण और फिर प्रांतीय स्वायत्तता की तरफ सफर हुआ। हाँ, बिल्कुल। कैसे प्रतिनिधित्व का विचार धीरे धीरे मजबूत हुआ, भले ही वो सीमित और कई बार विवादास्पद तरीकों से हुआ हो, और कैसे संसदीय प्रक्रियाओं की नींव पड़ी। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज भारत की जो राजनीतिक और कानूनी व्यवस्था है, हमारा संघीय ढांचा, हमारी संसदीय प्रणाली, सिविल सेवाओं की संरचना, कानून बनाने की प्रक्रिया, इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं इसी ऐतिहासिक विकास क्रम में है। ये हमें बताता है कि हमारी वर्तमान व्यवस्थाएं रातों रात नहीं बनी, बल्कि एक लंबे ऐतिहासिक अनुभव का परिणाम है। बिल्कुल। तो आज के इस गहरी पड़ताल के अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। हाँ, जरूर। सोचिए कि ब्रिटिश काल के इन विभिन्न अधिनियमों ने जो प्रशासनिक और विधायी नींव रखी, उसमें से कौन से तत्व आज भी भारतीय शासन व्यवस्था में सबसे मजबूती से मौजूद हैं? अच्छा सवाल है। और क्या कारण हो सकते हैं कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी वो तत्व बने हुए हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराइयों में उतरने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।